हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महान समाज सेविका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी की बारे में। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन। आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ या जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ाई कर पा रही हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो है सावित्री बाई फुले जी का। आज हम इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, ना केवल एजुकेशनल पर्पस से बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज भी भारत में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सावित्री बाई फुले जी के नाम तक को नहीं जानते। तो उन्हें जानना चाहिए कि इनका क्या योगदान था। इन्होंने शिक्षा को किन मुश्किल दौरों में इन्होंने खुद पढ़ाई करी और फिर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरीके से शिक्षा के स्वर्णिम द्वार को खोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सावित्री बाई फुले जी के बारे में पढ़ना। इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी को हुआ था। आज 3 जनवरी है, इसीलिए आज इनकी जयंती है। 1831 में इनका जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 10 मार्च 1897 को इनका निधन हुआ था। मृत्यु का कारण क्या था? प्लेग। ये प्लेग से जो पीड़ित मरीज थे उनकी सेवा करती थी और फिर अंत समय ऐसा आया कि इनको भी प्लेग हो गया, जिसके कारण इनका निधन हो गया। इनके पिता थे खानदोजी नेवसे और माता थी लक्ष्मी। इनके पति, इनके योगदान में कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है या एक महिला के पीछे एक पुरुष होते हैं। तो जो इनके पति थे उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया अपने जीवन साथी के रूप में। चूंकि इनका विवाह तो बचपन में ही हो गया था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले को कभी भी कमतर नहीं आंका, बल्कि उन्हें शिक्षित किया और फिर सावित्री बाई फुले ने अनेकों लोगों को शिक्षित किया। तो एक पति होने के जो कर्तव्य थे वो ज्योतिबा फुले जी ने बखूबी निभाए हैं। इनकी नागरिकता भारतीय थी। इनका जो विशेष योगदान है जो हमें पढ़ना है वो है विधवा विवाह करवाना। मतलब अगर छोटी सी बच्ची है, छोटी बाल उम्र में उनका विवाह हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है, और फिर अगर वो किसी कारणवश विधवा हो जाती है वो लड़की, तो उस समय पे क्या होता था, विवाह की फिर से पुनः विवाह की प्रथा नहीं थी। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने कहा और सावित्री बाई फुले ने कि नहीं, उस लड़की को अपने जीवन जीने का अधिकार है और वो पुनः विवाह कर सकती है। छुआछूत जो इस समय पर था वो चरम स्तर पर था। इतना अधिक छुआछूत होता था। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने में। क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो महिलाओं को भी प्राप्त था, लेकिन वो दलित महिलाओं को प्राप्त नहीं था। वो केवल जो उच्च दर्जे की महिलाएं होती थी वही प्राप्त कर सकती थी शिक्षा। अन्य इन्हें सावित्री बाई फुले को एक कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। मराठी, जो ये चूंकि इनका संबंध महाराष्ट्र था, इसलिए जो इनकी लैंग्वेज थी वो मुख्यतः मराठी थी। तो मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये उनके परिचय के कुछ बिंदु थे। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि 19वीं सदी का दौर भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से 19वीं शताब्दी में ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान हुआ और फिर क्या हुआ, सामाजिक पुनर्जागरण हुआ। गौरतलब है कि इस दौर में धर्म एवं समाज में अमूलचूल परिवर्तन आया तथा कई बुद्धिजीवी और महापुरुष सामने आए, जिन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए अनेक कोशिशें भी की। ऐसे ही महान समाज सुधारकों में एक नाम आता है, वो है सावित्री बाई फुले जी का, जो बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपने पति यानी ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर सामाजिक सुधार आंदोलनों को एक नई दिशा दी। आज इनकी जयंती है। सावित्री बाई फुले 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता पिता का नाम हम देख पहले पढ़ चुके हैं, खानडोसी जी, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ज्योतिबा राव फुले जी के साथ हो गया, जो कि एक विख्यात समाज सुधारक, समाजसेवी, लेखक व दार्शनिक थे। ज्योतिबा बाई फुले 3 जनवरी 1831 और 10 मार्च 1897 में इनका निधन हो गया। इन्होंने कहा है कि सहा जिन्होंने कीचड़ गोबर पत्थरों की मार,
उतारना चाहा समाज से पिछड़ी सोच का भार। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो कहलाती, कन्याओं की शिक्षा के लिए समाज से भी लड़ जाती, ऐसी महान थी सावित्री बाई फुले। अब ये इनका जीवन परिचय दिया है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जिसमें डिटेल में बताया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ज्योतिबा जो महिलाओं के दलित जातियों की शिक्षा करने के लिए ये जानी जाती हैं। ज्योतिबा राव के बाद ज्योतिबा के नाम से जाने गए। जो ज्योतिबा राव या ज्योतिबा एक ही थे, इनके पति थे, सावित्रीबाई के संरक्षक थे, गुरु थे और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया है, जिनका उद्देश्य था कि विधवाओं का पुनर्विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। तो ये इनका जीवन परिचय था। फिर इन्होंने विद्यालय की स्थापना की 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। वो एक आपने पंक्ति सुनी होगी कि मैंने तो बस एक छोटा सा कदम रखा था, फिर कारवां कैसे बढ़ता गया। वही इनके साथ भी हुआ। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने 5 नए विद्यालय खोलने में ये सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इनको सम्मानित भी किया था। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल भरा सफर रहा होगा, शायद इसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा उस सामाजिक पाबंदी थी। उस समय पर लड़कियों की शिक्षा पर क्या थी, सामाजिक पाबंदी लगी थी। उन्हें इस तरह स्कूल में जाकर पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन उस दौर में न केवल ये खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी इन्होंने बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। तो आप समझ सकते हैं कि पुणे, जो आज का पुणे शहर है, वो भी कितना महंगा है, और उस समय पे भी पुणे जो था वो एक विकसित शहर ही था। लेकिन वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने किया, पिता ने इनको घर से निकाल दिया, फिर इन्होंने महिला स्कूल खोला। सावित्रीबाई जो फुले थी, उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उनके पास दौलत थी। उनके पति ज्योतिबा फुले से उन्होंने पहले खुद पढ़ना सीखा, फिर पिता को जब पता चला कि उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। फिर 1848 में पुणे के पास लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला और ये देश की पहली महिला शिक्षिका बन गई, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी। इन्होंने कहा था कि ताकत दौलत बिना भी इज्जत संभव, क्योंकि जो शिक्षा है, समानता लाने का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है वो शिक्षा है। ये आज हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ये बात बहुत पहले समझ में आ चुकी थी। अब इनके मध्य चूंकि जो MPPSC का मेंस का सिलेबस है उसमें भी ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को मेंशन किया गया है, आप देखिएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक मुश्किलें, वे स्कूल जाती थी, जो लोग उनको पत्थर मारते थे, उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे। मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि लोग उनके ऊपर कहीं स्याही फेंक देते थे, कहीं काले कलर का कुछ रंग फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, तो उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। इसलिए वो फिर स्कूल जाकर साड़ी बदलती थी, उसके बाद पुनः पढ़ाना शुरू करती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज से 160 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, कितनी सामाजिक मुश्किलों से उन्होंने स्कूल खोला और देश में पहला एक अकेला बालिका विद्यालय था। उनको एक महानायिका, आज हम जो हीरोइंस के फैन हैं, एक्ट्रेस को इतना मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन अगर असल मायनों में कोई महानायिका थी तो वो थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती तो रास्ते में लोग उनके ऊपर गोबर और विष्ठा, कीचड़, गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी की गई साड़ी को बदलती थी और फिर अपने पथ पर पुनः प्रेरणा देते हुए पढ़ाना स्टार्ट कर देती थी। 19वीं जो सदी थी उसमें क्या हुआ था, छुआछूत रहता था, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने अपने पति के साथ, मतलब ज्योतिबा जी के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि सराहनीय थे। आत्महत्या करने
जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला जो काशीबेन थी वो आत्महत्या करने जा रही थी। तो काशीबेन को अपने घर पर उन्होंने डिलीवरी कर उनके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में लिया। चूंकि इनकी कोई खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए इन्होंने यशवंत को क्या किया था, अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर उन्होंने डॉक्टर बनाया था। देखिए, उन्होंने लिखा है कि वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। तो कितना अद्भुत रहा होगा उनका साहस। अगर हम ऐसा कुछ करने का सोचते भी हैं तो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा कितनी सारी हमको रोक टोक लगाई जाती हैं। हमको मतलब आज भारत में कई ऐसी लड़कियां हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इतना पढ़ लिख पा रहे हैं, हमारे माता पिता ने हमको ऐसे संस्कार दिए कि हम समाज में कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में लड़कियों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 24 सितंबर 1873 को क्या की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, उन्हें विधवा विवाह की परंपरा को क्या करना था, शुरू करना था। इस संस्था के द्वारा 25 दिसंबर 1873 को पहला विधवा पुनर्विवाह कराया गया था। और फिर 1890 में बीमारी के चलते पहले ज्योतिबा जी की मृत्यु हो गई थी। फिर ज्योतिबा जी के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जो सारी जिम्मेदारी थी वो सावित्रीबाई फुले पर आ गई और उन्होंने क्या किया, बखूबी उसका संचालन किया। चूंकि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था तो मराठी काव्य की इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। सावित्रीबाई फुले एक कवित्री भी थी। बहुत अच्छा इन्होंने कविताओं का संग्रह मतलब कविताएं लिखी हैं। उन्होंने उनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी माना जाता है। वे कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना, जो सोशल अवेयरनेस है, उसकी बात करती थी। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ अपना पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर स्त्रियों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन हमेशा बिताया है। तो इस तरीके से उनका व्यक्तित्व था जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमेशा जब आप कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपका पहले उपहास उड़ाया जाएगा, फिर आपको रोका जाएगा और उसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको सराहा जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपके जो लक्ष्य में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन आपको सारी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना है। उनका निधन कैसे हो गया, तो 10 मार्च 1897 को, चूंकि वो प्लेग के जो मरीज होते थे उनकी सेवा करती थी, तो प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले जी का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी और एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्ची की सेवा करने के कारण उनको भी छूत लग गई। चूंकि आप जानते हैं कि ये कैसे बीमारी होती है कि ये अगर कोई मरीज उस रोग से पीड़ित है और अगर आपने उसको छू लिया तो आपको भी होने की संभावना हो सकती थी। लेकिन फिर भी ये रिस्क लेते हुए उन्होंने क्या किया, सेवा की और उनका निधन हो गया। इस तरीके से महान व्यक्तित्व की धनी सावित्रीबाई फुले जी का जीवन था जो हमेशा हमें सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक लड़का पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है, एक बालिका पढ़ती है, तो याद रखिएगा 2 परिवार पढ़ते हैं। इसलिए शिक्षा एक अमूल्य धन है, उसको जरूर लीजिए और खुद पढ़िए। कोशिश कीजिए कि अगर आप कुछ अनपढ़ लोगों को पढ़ा सकते हैं या जो नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन तक, उनको पढ़ा सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना शिक्षा का योगदान दूसरे को भी दे सकें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए ऐसे महान लोगों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।